हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। ठीक है भाई। क्वांटम मैकेनिकल फॉर्मूलेशन of Frank Condon प्रिंसिपल। देखो भाई, होता क्या है, क्या निकालेंगे। देखो, इसमें आपको क्या निकालना है, वो जो आपने प्रिंसिपल पढ़ा था ना सबसे पहले, फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल क्या होता है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई ट्रांजिशन कौन से मोस्ट प्रोबेबल होंगे, यानी इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है। और उसके लिए हमने क्या कंसिडर किया था कि वहां पे जहां पे आपका वेव फंक्शन साइन वी का स्क्वायर, यानी क्या बताया था भाई उसको, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइन वी स्क्वायर बताया था ना। कैसे कि आपका जैसे ये है तो ये बताया था ना, यहाँ पे आपकी और इन टर्निंग पॉइंट्स पे यहाँ और यहाँ, यानी इसकी यहाँ और इसकी यहाँ और इसकी मिड में साइन वी स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, बताया था ना। इसलिए यहाँ से आपके जो ट्रांजिशन होते हैं वो ज्यादा इंटेंसिटी के होते हैं। ठीक है। अब हम ये बताएंगे, इससे हम क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके ये निकालेंगे कि साइन वी स्क्वायर कहाँ पे आपका ज्यादा होता है। ठीक है। क्वांटम मैकेनिकली डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इसका। देखो, ये याद रखने का एक तरीका, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें जो 0 वाला है ना, इसमें 1 बनता है। ठीक है। 1 वाले में 1 कट बनता है, ये ऐसे ध्यान रख सकते हो। 2 वाले में 2 कट बनने चाहिए बीच में। ठीक है। और 0 वाले में 1 भी कट नहीं बनना चाहिए बीच में। ठीक है भाई, ऐसे इसको याद रख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल का क्वांटम मैकेनिकली डिस्क्रिप्शन। वो यानी क्वांटम मैकेनिक्स में हम किन की बात करते हैं, वेव फंक्शंस की बात करते हैं। हम 2 वेव फंक्शंस मानते हैं, 2 स्टेट्स मानते हैं कि उनके वेव फंक्शन साइन डैश है और साइन डबल डैश है। ठीक है। तो किसी भी ट्रांजिशन को किससे दिखाते हैं, मैट्रिक्स एलिमेंट आर से दिखाते हैं, पीछे भी पढ़ते आ रहे हो। और वो दिया जाएगा आपका साइन डैश स्टार एम साइन डबल डैश डी टाउ। देखो, साइन डैश स्टार साइन डबल डैश, इसको समझ लो पहले। ये कौन से स्टेट वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लो अपर स्टेट्स को, और ये बता रहा है लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को। ठीक है। और एम क्या है, यहाँ पे एम है आपका, देखो वहां पे भी हम अल्फा यूज करते थे, या तो अल्फा ई भी यूज किया था पीछे। ठीक है। लेकिन यहाँ एम क्या है, डाइपोल मोमेंट, वो भी कौन सा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब देखो, अब हम ऐसा तो है नहीं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक। आगे पीछे जो सेमेस्टर में आपने पढ़ा था तो हमने सेपरेट पढ़े थे क्या, कि भाई आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है। और इस सेमेस्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर पढ़ रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में रोटेशनल कैसा होता है, वाइब्रेशनल कैसा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लेटस कंसीडर वेव फंक्शन। तो साइन को मानते हैं हम क्या, साइन ई साइन वी, ये भी पढ़ चुके हो बोर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन में। और साइन आर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं, यानी रोटेशनल वेव फंक्शन को हम इग्नोर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, v की फॉर्म में पढ़ेंगे ना। हमें क्या निकालना है, यहाँ से वो स्टेट्स निकालनी है जहां इसकी वैल्यू मुझे मैक्सिमम दिखानी है। ठीक है। तो इग्नोर करते हैं, जैसे पीछे हम एक्सप्रेशन पढ़ते हैं जिनकी जरूरत नहीं थी उनको हम इग्नोर करते थे। ठीक है। और वैसे भी रोटेशनल का सबसे बाद में नंबर आता है ना भाई, तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे। तो मोलिकुलर रोटेशन को हम इग्नोर कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल वेव फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। वेयर
साई ई क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन, और साई वी क्या है भाई, वाइब्रेशनल वेव फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। देखो है इलेक्ट्रिक, लेकिन क्या है भाई, न्यूक्लियस का भी तो इफेक्ट होगा, क्योंकि वेव फंक्शन तो हमने दोनों लिए हैं। तो एम क्या हो जाएगा आपका, एम दोनों की वजह से होगा, एक तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की वजह से और दूसरा न्यूक्लियर कंपोनेंट। तो एम क्या होगा, एम ई प्लस एम एन। ये क्या है, किसके कोरस्पॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, और ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है भाई, आपका न्यूक्लियर कंपोनेंट के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, वैल्यू रख दो इनकी, तो क्या हो जाएगा आपका आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वैल्यू रख दी यहां से। देखो अब बात करें वेव फंक्शन रखेंगे ना, पहले वेव फंक्शन रखो साई ई डैश साई वी डैश। ठीक है भाई, उसके बाद स्टार दोनों पे। ठीक है, उसके बाद एम ई प्लस एम एन। ठीक है, साई ई डबल डैश साई वी डबल डैश, और ये जो डी टाउ है ये भी दोनों की तरह दोनों की वजह से हो जाएगा, डी टाउ ई और डी टाउ एन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, न्यूक्लियर कंपोनेंट को। ठीक है भाई, अब देखो, और अब इनमें सेपरेट कर सकते हैं एम ई और एम एन को, इनको सेपरेट कर लो, क्या हो जाएगा, साई ई डैश स्टार साई वी डैश स्टार एम ई साई ई डबल डैश साई वी डबल डैश डी टाउ ई डी टाउ एन। ठीक है, प्लस सेकंड क्या हो जाएगा भाई आपका, साई ई डैश स्टार साई वी डैश स्टार एम एन साई ई डबल डैश साई वी डबल डैश डी टाउ ई डी टाउ एन। देखो ये क्या है, न्यूक्लियर कंपोनेंट। ठीक है, और ये है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। न्यूक्लियर कंपोनेंट किस पे डिपेंड करता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे। भाई आर का ही ज्यादा कंसेप्ट होता है ना उसमें, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो डी टाउ एन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, डी आर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आर इक्वल टू साई ई डैश स्टार साई वी डैश स्टार एम ई साई ई डबल डैश साई वी डबल डैश डी टाउ ई डी आर। ठीक है, प्लस साई ई डैश स्टार साई वी डैश स्टार एम एन साई ई डबल डैश साई वी डबल डैश डी टाउ ई डी आर। ठीक है भाई, देखो भाई हो गया आपका। अब देखो इन कुछ टर्म्स को हमें क्या करना है भाई, हटाना है यहाँ से, और हटाना भी कैसे है, कंसेप्ट्स को यूज करके। अब बात करें किसकी, न्यूक्लियर डाइपोल मोमेंट की। तो क्या होता है भाई, न्यूक्लियर डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियस के कंपोनेंट पे, और वो किस से इंडिपेंडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली आर पे डिपेंड करेगा, यानी न्यूक्लियस से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो इसमें देखो आपका जो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले इंटीग्रल को, इसके सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट कैसे लिख सकते हैं हम भाई, जो इलेक्ट्रॉन का है ना वो तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, साई ई डैश साई ई डबल डैश। ठीक है, और यहां से इसमें देख रही हूँ क्यों, क्योंकि एम एन है। ठीक है, तो ये एम एन यहाँ आएगा, नहीं ये कौन सा है, न्यूक्लियर कंपोनेंट है, डी टाउ ई, इसको यहाँ लिख सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा यहाँ से, साई वी डैश का स्टार। ठीक है भाई, और एम एन साई वी डबल डैश डी आर। ठीक है, अब देखो ये कंपोनेंट क्या है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऑर्थोगोनलिटी वाली। देखो ऑर्थोगोनलिटी मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी जब दोनों स्टेट्स सेम हो। ठीक है, और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स की बात करें
यानी इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स में बिलोंग कर रहा है मोलिक्यूल का, तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 हो जाएगी मीन्स ये सारा 0 हो जाएगा, सेकेंड पार्ट 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कौन सी, ड्यू टू ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी दिस इज 0। ठीक है, और सेकेंड पार्ट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से सिर्फ एक टर्म बचेगी आपकी, कौन सी, पहली वाली बचेगी भाई। और आर क्या आ जाएगा आपका, आर इक्वल टू पहली वाली टर्म 0, तो ओनली क्या बचेगी, सॉरी दूसरी वाली 0, पहली वाली, और वो क्या थी, साई ई डैश स्टार साई वी डैश स्टार एम ई साई ई डबल डैश साई वी डबल डैश टी टाउ ई डी आर। ठीक है भाई, ये है आपकी। अब देखो यहां से इसमें भी 2 टर्म्स है आपकी, क्या, इलेक्ट्रॉनिक की और आपकी न्यूक्लियस की। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि जो साई ई है ना भाई, साई ई आर के साथ क्या करता है, स्लो वेरी करता है, समझ रहे हो। साई ई यानी इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के साथ वेरी तो करता है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि साई ई है ना, वो ई के साथ, आर के साथ क्या कर रहा है, स्लो वेरी कर रहा है। ठीक है, स्लो वेरी। ठीक है, तो स्लो वेरीज तो क्या होगा भाई आपका, अब क्या होगा भाई, ये इसके यानी इस पे डिपेंड नहीं करेगा, स्लो वेरी कर रहा है तभी तो मन है। तो आर क्या हो जाएगा आपका, साई ई डैश स्टार और एम ई साई ई डबल डैश डी टाउ ई, और ये क्या हो जाएगा, साई वी डैश स्टार साई वी डबल डैश डी आर। ठीक है, ऐसा क्यों किया है हमने, इस वजह से माना है कि भाई ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इसको तो मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब इस वेव फंक्शन को यहां से मैंने क्या किया, सेपरेट किया, और सेपरेट करने के लिए क्या माना है कि ये माना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन है और डी आर है ना, ठीक है, तो इनमें जो रिलेशन है वो स्लो वेरिंग वाला है। ठीक है, यानी स्लो वेरी कर रहा है। ऐसा क्यों माना है, क्योंकि भाई हमें या तो अपना लास्ट एक्सप्रेशन लेके आना है, तो इसको ये क्या है, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को अज्यूम किया कि ये है आपका आर ई। ठीक है, वेयर आर ई क्या है, साई डैश स्टार एम ई साई ई डबल डैश डी टाउ ई, कंप्लीट वेव फंक्शन हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, साई वी डैश स्टार साई वी डबल डैश डी आर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आर ई किस पे डिपेंड तो करता है आर पे, लेकिन स्लो डिपेंड करता है। ठीक है, और इसलिए हम इसकी क्या ले सकते हैं, एवरेज वैल्यू ले सकते हैं, यानी ये वेरी तो कर रहा है इस पे, बट हमने क्या माना है, इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए स्लो वेरी माना है, यानी हम इसकी एवरेज वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, आर ई बार, और ये क्या हो जाएगा, साई वी डैश स्टार साई वी डबल डैश डी आर। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है आपका भाई, ये क्या आ गया, ये तो मैट्रिक्स एलिमेंट चल रहा है, और ये वेव फंक्शन कौन सा आ गया आपका, वाइब्रेशनल वेव फंक्शन आ गया ना। और हमें क्या बताना है इसी पे भाई, ये किस स्टेट्स में आपका क्या रहेगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी या मिनिमम रहेगी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ये नहीं बताएगा। देखो अब हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो ही लेंगे। अब ये सिंगल नहीं बताएगा आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को, यानी सॉरी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी नहीं, डेंसिटी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो उसका बल्कि क्या बताता है, स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में कि साई स्क्वायर, ये क्या बताता है कि फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन पार्टिकल। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है भाई, इसी वजह से तो यूज किया है हमने कि साई की वैल्यू कहाँ ज्यादा होगी, यानी साई वी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ ज्यादा होगी, टर्निंग पॉइंट्स पे ज्यादा होगी, और जो मिड पॉइंट होगा उसमें कहाँ ज्यादा होगी, बिल्कुल मिड में। ठीक है, मिड पॉइंट नहीं, सबसे लोएस्ट लेवल वाला, v इक्वल टू 0 वाला। ठीक है, और उसके लिए हम क्या निकालेंगे, डेफिनेशन निकालेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से आपका फ्रैंक कोंडोन का एक लेक्चर और बन जाएगा यहाँ से,
उसके बाद इसकी इंटेंसिटी वाला और इसका एमिशन, 2 टॉपिक्स बचते हैं आपकी सेकंड यूनिट की, फिर आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट। ठीक है भाई। और थर्ड में भी 2 टॉपिक हो चुके हैं, और जो बचा है आपका वो एप्लीकेशंस बचे हैं। और एप्लीकेशंस में ज्यादा कुछ नहीं है, यानी थर्ड यूनिट भी ऑलमोस्ट आपकी कवर हो ही जाएगी। थोड़ा बचा, उसमें एक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और आता है 12 नंबर का। इसमें भाई ये इसलिए बताया है, देखो फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल तो आता ही आता है, 4 नंबर में आता है, या तो कंपलसरी के साथ आओ या इसके साथ आओ। इसके अलावा क्या आता है, 12 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो वहां पे आप प्रिंसिपल भी लिखोगे और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बताओगे। ठीक है भाई, ठीक है, ओके।